नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हॉल मार्किंग की पड़ताल, जहां हम आज आपको हॉल मार्किंग की ग्राउंड की स्थिति बताएंगे। क्या वाकई ज्वेलर्स हॉल मार्किंग नियमों का पालन कर रहे हैं और जिन जिलों में हॉल मार्किंग अनिवार्य है वहां क्या लापरवाही तो नहीं हो रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। उदय शिंदे साहब है, हॉल मार्किंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। हर्षद अजमेरा साहब है, जो हॉल मार्किंग एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट है और हॉल मार्किंग नियमों के लिए काफी अच्छी सलाह भी दे चुके हैं और उनके सलाह को लागू भी किया गया है। साथ ही बड़े ज्वेलर और जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे साहब हैं। आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली और मुंबई के ज्वेलरी मार्केट का जायजा लिया है और जानने की कोशिश की है कि क्या ग्राउंड पर वाकई हॉल मार्किंग नियमों का अमल हो रहा है। हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी ने मुंबई के जवेरी बाजार का जायजा लिया, ज्वेलर्स के साथ बात की और ज्वेलरी मार्केट में क्या वाकई हॉल मार्किंग नियमों का पालन किया जा रहा है, पूरा जायजा लिया। आइए पहले ज्वेलर्स का रिएक्शन सुन लेते हैं। हॉल मार्किंग नहीं है तो उसके अमाउंट की इक्वल 2 to 3 टाइम्स पेनल्टी होगी और कॉन्फिस्केशन का भी कानून लागू होगा। तो ये सब देखते हुए लोगों ने अभी अच्छी तरह से, मैं कल के परसों कहीं बात कर रहा था तो 1.25 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। हमें एक बार बताइए यहाँ पर कि अगर ग्राहक कोई खरीदारी करता है तो उसे किन किन मार्कों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी कि उनका ज्वेलरी शुद्ध है, हॉलमार्क्ड है या नहीं है। BIS ने एक कुछ सिग्निफिकेंस फिक्स किए हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये नेकलेस है बड़ा सा, और इसमें पहले तो हॉल मार्किंग जो ट्रायंगल शेप रहता है, जैसे कि यहाँ पिक्चर किया है, वहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, वो हॉल मार्किंग का शेप है, ट्रायंगल शेप है, जिससे अप्रूव होता है कि भाई BIS का अपना खुद का माल हॉल मार्किंग किया हुआ। उसके बाद में उसमें प्योरिटी क्या है, सरकार ने 3 प्योरिटी रखी है, 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट। ये 3 प्योरिटी के अलावा और कोई प्योरिटी उन्होंने अभी तक रेगुलराइज नहीं की है। तो ये 3 प्योरिटी के अंडर में उन्होंने, जैसे 18 कैरेट है तो 750, जैसे 22 कैरेट है तो 916, तो इस तरह से उसका मेंशन उसको आपको ज्वेलरी पे करना है। जो ज्वेलर्स के लिए और जो ज्वेलरी खरीदारों के लिए एक हब माना जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री भी धनतेरस और दिवाली पर इसी इलाके से होती है। यहाँ पे हमने कई दुकानों का ब्यौरा किया, जानने की कोशिश की कि कहाँ पे हॉलमार्क का बोर्ड नया डिस्प्ले नहीं लगाया गया है जैसा कि नियम में लिखा गया है। तो हमने जहाँ देखा कि कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी इस तरह का डिस्प्ले नहीं लगाया गया है। कुछ एक ही दुकानें हैं जिन्होंने बाहर दुकान के ये डिस्प्ले लगाया है कि वहाँ पे केवल हॉलमार्क की ज्वेलरी मिलती है, और ऐसी दुकानें भी हैं जिन्होंने अपने काउंटर पर ऐसा डिस्प्ले किया हुआ है। लेकिन हमने दुकानदारों से पूछा कि ऐसी देरी क्यों हो रही है, तो उनका कहना है कि अभी भी उनके जो बैनर्स हैं वो बन के आए नहीं हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं उन बैनर्स के आने का। लेकिन एक जो बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है वो है ग्राहकों के तौर से। ग्राहकों की तरफ से हमने ये देखा कि वे सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी की ही खरीदारी करना चाहते हैं। उन्होंने वो जानते हैं कि उनकी ज्वेलरी की शुद्धता की जो मान्य है वो उसी से ही, उनकी हॉलमार्क ज्वेलरी से ही उन्हें पता चलता है। और साथ ही जो दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि जो 90 से 95% डिमांड है वो केवल हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए ही है। तो हालांकि अभी भी नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, कई जगहों पर अनदेखी भी हो रही है, ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है। दिल्ली और मुंबई दोनों के संवाददाता ने इनका जायजा लिया और दोनों ही जगहों पे यही रिपोर्ट आ रही है, तो काफ़ी ज्वेलर्स इसकी अनदेखी भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 12 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि पूरे देश में प्योर सोना बेचा जाए, प्योर सोना ग्राहकों को मिले, लेकिन अब तक पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है। सिर्फ अभी भी 256 जिलों में ही लागू है। तो कब तक पूरे देश भर के सभी हर लोगों को जो भी गोल्ड खरीदने जाए उसे सिर्फ प्योर सोना मिलेगा। साथ ही सवाल ये भी उठते हैं, जो नियम है उसमें 40 लाख के जो टर्नओवर वाले जो ज्वेलर्स है उनके लिए नियम लागू नहीं होगा। अगर वो ऐसे ज्वेलर्स के पास ज़्यादातर गरीब लोग या छोटे खरीदार पहुंचते हैं तो उनको क्या शुद्ध सोना खरीदने का हक नहीं है। तो तमाम ऐसे सवाल है, इन सवालों पे भी चर्चा करेंगे और सब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ उदय शिंदे साहब है, जो हॉलमार्क एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, पूर्व प्रेसिडेंट भी है। हर्षद अजमेरा साहब और जाने माने ज्वेलर और GJC के चेयरमैन आशीष पेठे साहब। आशीष पेठे साहब, दिल्ली और बॉम्बे हमारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचे और कई ज्वेलर्स के पास गए थे, वहां अभी भी अनदेखी हो रही है। जो डिस्प्ले बोर्ड लगाना था, जो नियम BIS की तरफ से जारी किए गए थे, अभी भी वहां पे पालन नहीं किया जा रहा है। आपके मेंबर्स का क्या रिएक्शन है, क्या वो पूरी तैयारी के साथ हैं?
नमस्ते आप सभी को। जैसे आपने जाना कि जो बीआईएस ने सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस तरह का बोर्ड लगाना है, किस तरह का कोई मैग्निफिकेशन ग्लास रखना है या कुछ बोर्ड लगाना है, वो धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन छोटे छोटे ज्वेलर्स तक परकोलेट हो रही है। तो जैसे जैसे उनको इन्फॉर्मेशन आ रही है सब लोग कर रहे हैं, लोगों की इच्छा है सब फॉलो करने की और कर भी रहे हैं। कई जगह अभी तक इन्फॉर्मेशन पूरी तरह अगर पहुंचा नहीं होगा तो वहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सभी ने, जो मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सभी ने हॉलमार्किंग को एक्सेप्ट कर लिया है और हॉलमार्किंग कर रहे हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें अभी भी ग्राउंड लेवल पे तकलीफें आ रही है, जैसे कि एचओआईडी का भले स्पीड पहले 5 से 7 दिन लग रहा था, 10 दिन लग रहा था, अभी 1 से 2 दिन में आ रहा है, लेकिन उसमें मार्किंग में अभी भी मिस्टेक्स आ रही है। कहीं कहीं डबल मार्किंग हो रहा है, कहीं कहीं वजन में डिफरेंस आ रहा है, या कहीं 6 की जगह 7 डिजिट मार्क हो रहा है, या कहीं कैरेटेज गलत मार्क हो रहा है। तो ये अभी भी टीदिंग ट्रबल्स एचओआईडी में है। तो इसमें थोड़ा सा ज्वेलर्स को हमें आश्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलत मार्किंग का एचओआईडी कोई भी ज्वेलर अगर बेचता है और समझ लीजिए कि 4 साल बाद कोई उसको डबल चेक करता है और उसमें अगर गलती पाई जाती है तो पूरा उसका जिम्मेवारी जो रजिस्टर्ड ज्वेलर है जिसने हॉलमार्क करवाया है उसके ऊपर आ सकती है। तो ये सरकार को और बीआईएस को इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार ने ये कहा कि आपका पूरा 100% माल, हम कभी भी चेकिंग को आएंगे तो 100% माल हॉलमार्क होना चाहिए। ये प्रिंसिपली सही है, लेकिन प्रैक्टिकल इसमें बहुत तकलीफें आ सकती है, क्योंकि अगर हमें अप्रूवल में कस्टमर को हॉलमार्क करने के पहले कस्टमर को अगर कोई चीज़ दिखानी है, डिज़ाइन चेक करवाना है, या जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स होते हैं वहाँ पे रिटेलर्स जाके माल देखते हैं, वो चेक करते हैं, तो वहाँ पे तो माल दिखाना पड़ता है, वहाँ पे हॉलमार्क करके नहीं रख सकते। तो ये सब चीज़ों का तकलीफ हो सकता है। तो ये हमने बीआईएस में भी बात की है, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट कमेटी में था और एडवाइजरी कमेटी में भी था। हमने लगभग 2 से 3 महीना इस पे गहन डिबेट किया। मिनिस्ट्री ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया था और बीआईएस ने भी हमारी बातें सुनी थी, और हमारे जो रिपोर्ट गए हैं जो मिनिस्ट्री के पास पहुंचे उस पर अभी एक्शन होना बाकी है। और अगर वो एक्शन होने के बाद समझो लॉ में चेंजेस आता है तो वो सब होने के बाद कंप्लायंस ग्राउंड लेवल पे एकदम ईजी हो जाएगा और लोगों को तकलीफें नहीं होगी। तो जब तक वो नहीं होता, अगर चेकिंग और सर्वे अगर शुरू हो जाता है तो उसमें तकलीफ होगी। तो ये मेरा बीआईएस को विनती है कि जब तक वो जो चेंजेस हमने सुझाव किया है वो जब तक नहीं होता तब तो कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं ले। सर, तो आपसे कोई इस तरह की डेडलाइन या कोई नई तारीख मिली है कि तब तक एक्शन ना लिया जाए, इंस्पेक्टर राज तब तक लागू ना किया जाए? कोई तारीख भी मिली है या वैसे ही मौखिक तौर पे आपको आश्वासन दिया गया है? पेटे साहब, मेल भी लिखा है और कहा भी है, अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हुई थी कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग अभी 30 नवंबर के बाद लागू हो जाएगा। तो ये गलतफहमी है। मैंडेटरी हॉलमार्किंग 256 डिस्ट्रिक्ट में 16 जून से ही लागू हो गया था, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि ठीक है, ये नया कानून है, आपको समझने में, लॉ समझने में, उसकी कंप्लायंस करने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। तो 30 नवंबर तक अगर आपकी कुछ गलतियां होती है तो हम उसे अनदेखा करेंगे, लेकिन कायदा तो 16 जून से ही लागू हो गया है। एक और सवाल पेटे साहब आपसे ये होगा कि 40 लाख टर्नओवर से कम जितने भी ज्वेलर्स हैं जिनकी, उनको इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, तो क्या इससे, और उनके पास तो सबसे ज़्यादा वैसे ही लोग, गरीब लोग जाते हैं जो अपनी सेविंग, गाढ़ी कमाई, मेहनत से कमाई करके वो ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो क्या उनको हक नहीं है कि उन्हें भी शुद्ध सोना मिले? वो जब बेचने जाएंगे तो उनकी प्योरिटी की क्या गारंटी होगी? क्या इसके लिए आप लोगों ने सुझाव नहीं दिया था? आप एक्सपर्ट कमेटी में भी थे। विष्णु मोहन जी, आपने अगदी परफेक्ट सवाल आपने पूछा है, और ये ज्वलंत प्रश्न है आज की तारीख में, क्योंकि 2 ऐसे तबके हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है मैंडेटरी हॉलमार्किंग से। एक तो 40 लाख अंदर वाले, या जो 256 डिस्ट्रिक्ट के बाहर के जो ज्वेलर्स है, जो नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट है, उनको यहाँ इसमें से बाहर रखा गया है। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको जो माल का सप्लाई जो मिल रहा था वो सब मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट के जो ज्वेलर्स है वहां से या वहां के मैन्युफैक्चरर से आ रहा था। अभी तकलीफ ये हो रही है कि मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट वाला कोई भी मैन्युफैक्चरर विदाउट हॉलमार्क एक भी पीस बेच नहीं सकता, और जो नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में जो ज्वेलर है, रिटेलर है, वो रजिस्ट्रेशन उसने नहीं किया है
तो वो एक भी पीस हॉलमार्क का अपने को खरीद के कस्टमर को बेच नहीं सकता। तो उनका जो सप्लाई लाइन था वो टोटली बंद हो गया है, चोकअप हो गया है और उनको तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए हमने जो सेक्रेटरी मैडम है उनसे भी बात की। 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी जूम पे। तो हमने उनको ये कहा था कि ये हॉलमार्किंग वाला माल बेचना और नॉन हॉलमार्किंग वाला माल बेचना, ये टोटली 2 बिजनेस मॉड्यूल्स है। तो जो छोटे ज्वेलर्स है, आउट ऑफ मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट वाले ज्वेलर्स है, उनको थोड़ा सेटल होने का टाइम दिया जाए। उनको 1 से 1.5 साल तक विदाउट रजिस्ट्रेशन आप हॉलमार्किंग का माल खरीदने और बेचने की अनुमति दीजिए, ताकि जो छोटे तबके वाले लोग हैं या बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनको हॉलमार्किंग का माल लेना बेचना उसकी आदत पड़ जाए, धीरे धीरे उनकी क्वालिटी सुधर जाए। उसके बाद आप उनको रजिस्ट्रेशन का कंपल्शन कीजिए, तो तब तक उनका सप्लाई लाइन पूरा सेट हो जाएगा। वो धीरे धीरे हॉलमार्किंग का माल बेचने के आदी हो जाएंगे। उसके बाद ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और पूरे देश में मैंडेटरी हॉलमार्किंग अगर किया जाता है, तो वो जो शिफ्ट है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उदय शिंदे साहब, आप हॉलमार्किंग एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, अगर BIS के साइट की अगर डेटा की अगर बात करें तो देश के सिर्फ 15 शहरों में ही 80% ज्वेलरी का प्रोडक्शन होता है। ऐसे में अगर बाद में आकर बाकी शहरों में भी अगर आप हॉलमार्किंग को अनिवार्य करते भी है तो क्या मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्या उनको चलाना इतना आसान होगा फिर? सर, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। ये जिस दिन मैंडेटरी हॉलमार्किंग लागू हुआ उस दिन से हम लोग BIS के साथ साथ मंत्रालय का बार बार इस बात के ऊपर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि जो मोदी जी का सपना है पूरे देश में सबको क्वालिटी ज्वेलरी मिले, उसके लिए मैंडेटरी पूरे देश में करना पड़ेगा। और ये इसी तरह यदि 15 शहरों में होता रहा तो पूरे देश में हॉलमार्किंग मैंडेटरी लागू होना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में पिछले 5.5 महीनों से काम चल रहा है। BIS के द्वारा ही पिछले जो सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई थी 4 दिन पहले, उसमें उन्होंने खुद डाटा दिया था कि जितना हॉलमार्किंग हुआ उसमें से लगभग 80% माल सिर्फ 20% सेंटर ने किया है, जो इन 15 बड़े महानगरों में बैठे हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब में बैठे हुए हैं। और बचा हुआ 20% काम 80% सेंटर ने किया है। ये बाकी जो हमारे 80% सेंटर इसी आशा में अभी तक चल रहे हैं कि शायद सरकार हमारी बात सुनेगी और इसका समाधान निकालेगी। लेकिन सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई सकारात्मक रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे देखिए एक विकेट गिरना स्टार्ट हो गई है। एक शहर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, जहां पर 2 हॉलमार्किंग सेंटर थे। आज के समय में दोनों के दोनों सेंटर बंद हो गए हैं। अब ये कानून डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये 256 में आता है या नहीं आता है, वहां के ज्वेलर्स मैंडेटरी में है या नहीं है। और ऐसी ही समस्या यदि इन्होंने बदलाव नहीं किया, एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को हटा के जब तक एट द पॉइंट ऑफ सेल नहीं करेंगे, तो ये समस्या विकराल रूप लेगी और 80% सेंटर बंद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से भी, हम लोग तो सरकार से बात कर ही रहे हैं, उनको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। हम लोग आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी इस बात को सरकार के सामने रखें, जिससे 256 जिले नहीं, पूरे देश के जितने सारे 900 साढ़े 900 जिले, सारे जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खुलेंगे यदि एट द पॉइंट ऑफ सेल किया गया। और पूरे देश में हॉलमार्किंग लागू मैंडेटरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और छोटे से छोटे तबके का जो मेरा ग्राहक है, जो गरीब है, जिसका इन्वेस्टमेंट ही उस गोल्ड में होता है, उसको अच्छा से अच्छा सोना मिलेगा और लोगों की इससे काफी गलत माल मिलने से उनकी रक्षा होगी। ओके, आप हर्षद मेरा साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। इससे हालांकि थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। आपने अहम सुझाव भी अब तक दिए हैं, HUID जैसी चीज़ें आपने सबसे पहले सुझाव दिया था सरकार को। क्या आप इसको लेकर सुझाव नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ 15 शहरों तक इतना सेंट्रलाइज तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो देश के बाकी हिस्सों में आप कैसे फिर हॉलमार्किंग को लेकर जाएंगे? क्या इस तरह के सुझाव आप नहीं दे रहे हैं? जय जिनेंद्र, नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है। 2014 के अंदर में मिस्टर सोनी जी आए थे, DG सर, BIS के DG सर थे, उसी ने ये सुझाव रखा हुआ था। हम लोग तो उसको सहकार करते थे, क्योंकि BIS को हमको कोऑपरेट करना हमारा उसका राइट बन जाता है, उसको हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसके फ्रेंचाइजी है। तो हमको BIS को जो सुझाव देते हैं उसको कैसे आगे ले जाना, ये हमारा काम रहता है।
तो ये इस बारे में हमने कोई उसका सुझाव नहीं दिया था। सुझाव तो वहां से BIS की तरफ से, सोनी जी की तरफ से ही आया था। और रहा सवाल जो आपने बताया कि हमारे मन में भी ये शंका आ रही है कि क्या अभी गवर्नमेंट, BIS या इंडस्ट्री पूरे देश में हॉलमार्किंग चाहती है कि नहीं चाहती है। यदि चाहती है तो कुछ सुझाव जो हम लोग ने भी दिया है एसोसिएशन की तरफ से, रेगुलर वेरी फर्स्ट डे से हम लोग दे रहे हैं ताकि पूरे इंडिया में लग सके। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट, दो ठो रुकावट आ रही है, एक तो B2B और B2C वाली, जो कस्टमर को हॉलमार्क मिले कंपलसरी, ये हमारी तरफ से भी यही सुझाव है कि कस्टमर को हॉलमार्क मिले। कहाँ पे हॉलमार्क हो वो हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर छोड़ दिया जावे, ज्वेलर्स के ऊपर छोड़ दिया जावे, ताकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सबको काम मिलेगा। आज की तारीख में जैसे अभी बताया था उदय भाई ने कि 80% सेंटर में 763 सेंटर के अंदर में 26% काम होता है, तो पर डे का पर सेंटर में 85 पीस हॉलमार्क हो रही है। 85 पीस मतलब 75,000 रुपया महीना उसको मिल रहा है। 2975 पीस मंथली काम कर रहे हैं और 75,000 रुपया में 7,500 रुपया रॉयल्टी का देना पड़ता है। तो 65,000 रुपया में कोई भी सेंटर चलाना नामुमकिन है। उसको सुसाइड करना पड़ेगा या सेंटर बंद करना पड़ेगा। मिनिमम 2 लाख से 3.5 लाख रुपया लगेगा। तो ये सुझाव भी हमने दिया हुआ है कि जल्दी से जल्दी इसको प्राइस इंक्रीज करिए, ताकि, और दूसरा चीज ये B2C वाला कंपलसरी करिए। प्राइस इंक्रीज इसलिए बोल रहे हैं कि मिनिमम यदि कस्टमर यदि जो 10,000 की ज्वेलरी खरीदे या 1 लाख की ज्वेलरी खरीदता है, वो कस्टमर को यदि उसको 35 रुपया देने के बदले यदि 100 रुपया या 75 रुपया देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि थर्ड पार्टी गारंटी मिलती है और गारंटी कार्ड के साथ में यदि माल मिलता है, तो डेफिनेटली वो 75 या 100 रुपया दे सकते हैं। ये कस्टमर को ही पैसा देने का है, बीच में किसी को ज्वेलर्स को अपना घर से नहीं देने का है। और यदि हमारा सेंटर को सरवाइव कर सके, हम 15 आदमी को, स्टाफ को चलाने के लिए मिनिमम उसको 75-80 रुपया नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और B2C वाला कर देने से ऑल इंडिया में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, काम सबको मिलेगा। अदरवाइज ऑल इंडिया में हॉलमार्किंग लगना नामुमकिन है और इंडिया के सब 135 करोड़ पब्लिक को हॉलमार्किंग वाला सोना नहीं मिलेगा। तो हमने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को, सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नंबर 1 प्राइस इंक्रीज कर दीजिए, नंबर 2 B2C कर दीजिए, नंबर 3 पोल्यूशन के हिसाब से कोई भी सेंटर बंद नहीं होना चाहिए, नंबर 4 जब तक हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता है तब तक हॉलमार्किंग सेंटर को पेनलाइज न किया जावे। ये हमारी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट दी हुई है। गवर्नमेंट भी उसका ऊपर काम कर रही है। बहुत जल्द हमको आशा है पॉजिटिव जवाब मिलेगा, ताकि ऑल इंडिया में कंपलसरी लगाने में हमारे सेंटर मददरूप हो सके। मेरा साहब एक और सवाल आपसे होगा। सलाह देना कोई बुरा नहीं है, अगर कंज्यूमर्स का या इंडस्ट्री का फायदा हो, कोई भी दे, कहीं से भी आए, अगर पॉजिटिव सलाह है तो डेफिनेटली इसे देना ही चाहिए। सर आपसे एक सवाल और है, एक तरफ तो हम अनिवार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि लगातार कई सारे सेंटर्स बंद हो रहे हैं? क्या उनके पास पर्याप्त हॉलमार्किंग के लिए पीसेस नहीं आ रहा है? क्या ऐसी वजह है? आपको जैसे आगे में बताया गया उसी हिसाब से एक सेंटर को चलाने के लिए 2 लाख रुपया का अर्निंग चाहिए। उसके पास काम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो माल हॉलमार्क मैन्युफैक्चरिंग जोन में होके जा रहा है, उसीलिए 215 सेंटर में काम मिल रहा है, बाकी के सेंटर बेकार बैठे हुए हैं। अब उसके पास काम नहीं आएगा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना महीना बर्दाश्त करेंगे? उसको तो सेंटर तो क्लोज डाउन करना पड़ेगा, सब आदमी को छूट देना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। अब जब तक ये अर्निंग नहीं होगी तब वो कितना दिन चला पाएगा? वो कोई एनजीओ के चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं चला रहा है, उसका भी परिवार लेके बैठा हुआ है। उदय शिंदे साहब, आप बताइए, BIS के जो नई गाइडलाइन है उसके बाद से हॉलमार्किंग सेंटर्स को जो नए गाइडलाइन SOPs जो आ गए हैं, जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनको बताए गए हैं, उसके बाद से क्या दिक्कतें हो रही हैं? आप क्या सेंस कर रहे हैं सर? गवर्नमेंट ने, BIS ने जो SOP बनाई है, SOP ना ही हॉलमार्किंग सेंटर के एसोसिएशन के साथ में बैठ के बनाई है, ना ही प्रैक्टिकल SOP बनाई है। बहुत सारी ऐसी उसमें कंडीशन डाली गई है जो
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। आज कोई भी सेंटर मेन मार्केट में लगा हुआ है, 20 साल से जो सेंटर लगा हुआ है 1000 स्क्वायर फुट का छोटी जगह में लगा हुआ है, कंजस्टेड एरिया के अंदर में। अब वहां पे बोल रहे हैं कि आप फायर का लाइसेंस लीजिए, वहां पे बोलते हैं कि आप इसका पोल्यूशन वाला तो लाइसेंस लेने का बोल रहा है, फायर का लाइसेंस लेने का बोल रहा है, और फिर हमारे पुराने स्टाफ को बोल रहे हैं कि बीआईएस में जाके 1.5 महीना ट्रेनिंग लीजिए। ऐसी बहुत सारी कंडीशन उसका ऊपर में थोपी जा रही है जो दरकार नहीं है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो पुराने सेंटर है उसने कोई ट्रेनिंग क्लासेस चालू किया है तो बोलते हैं कि अभी सभी ऐसे मास्टर को उसमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप बताइए कि हमारे पास में एक ऐसे मास्टर रहेगा तो हम हमारा सेंटर बंद करके 1.5 महीना उसके पास में कैसे ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट को उसमें हमने सुझाव दिया है कि जूम के अंदर में 2 घंटे का क्लास करिए, हमारे यहाँ काम भी कर सके और आपका ट्रेनिंग भी ले सके। ओके। हमको कोई आपत्ति नहीं है। ओके, लेकिन अभी बोलते हैं आप जी जी जितने स्टाफ है उसका पुलिस वेरिफिकेशन करिए। जी अरे जी पुलिस वेरिफिकेशन का दरकार ही नहीं है। हमारे ओके। पुराने स्टाफ जो काम कर रहे हैं वो हमको फेथफुल है इसलिए उसको रखा हुआ है। ओके। इस तरह की बहुत सारी कंडीशन नई डाल रहे हैं जो ओके। हॉलमार्किंग सेंटर के तकलीफदायक है। पेटे साहब, आपके मेंबर्स किस तरह की शिकायत आ रही हैं, क्योंकि वो रूरल एरियाज वगैरह में भी होंगे, वो हॉल मार्किंग सेंटर्स को लेकर किस तरह की शिकायत कर रहे हैं, और क्या एक्सपर्ट कमेटी में होने के नाते क्या आप उन शिकायतों को सरकार के पास पहुंचा रहे हैं? क्या है कि जैसे सभी ने कहा है कि नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक सिर्फ 11 से 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो अभी नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में ये हॉलमार्किंग नहीं हो रहा है। ये हॉलमार्किंग सब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के पास जो हॉलमार्किंग सेंटर्स है वहीं पे हो रहा है। तो वहां से सप्लाई नॉन हॉलमार्किंग डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं पा रहा है। तो वहां पे आज के तारीख में हॉलमार्किंग का माल ज्यादा पहुंच नहीं पा रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जैसे स्टोरेज ऑफ नॉन हॉलमार्क गुड्स, या छोटे छोटे लॉट का हॉलमार्किंग करना, या क्रिमिनल जो लॉ इसमें लागू किया गया है उसको हटाना, या जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा हुआ है उसको हटाना, ये 3-4 चीजों महत्वपूर्ण है जिसमें एक्सपर्ट कमेटी और एडवाइजरी कमेटी सबने एक मत से ये इसके बारे में निर्णय लेके मिनिस्ट्री को उसके सुझाव दिए थे। तो जब तक ये कानून में प्रावधान नहीं आते तब तक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा खुद मिनिस्टर साहब से बात हुआ था, उन्होंने ये माना था कि हम हाई लेवल एक इंडिपेंडेंट और लीगल कमेटी बनाएंगे जिसमें ये कायदे में जो भी संशोधन करने हैं वो हम कर पाएंगे। एक बार ये संशोधन ये इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा हो जाएंगे तो ये सुचारू रूप से मैंडेटरी हॉलमार्किंग चल पड़ेगा और पूरे इंडिया में इसको लागू कर पाएंगे। अगर किसी को ऑथेंटिसिटी अगर ज्वेलरी की चेक करनी है तो क्या देखे, आप क्या सलाह देंगे? इसे जो HOID नंबर है वो लेके उसके पास वाले किसी भी BIS के ऑफिस में जाके इसको चेक कर सकते हैं। उदय शिंदे साहब, आप ये बताइए, अगर कोई ज्वेलर्स अगर बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी मिलता है तो ग्राहक क्या करे? अगर ग्राहकों को अगर शिकायत करनी है तो कैसे इसकी शिकायत कर सकते हैं? BIS के नियमों के तहत हर दुकानदार को बाहर डिस्प्ले के साथ साथ में अपनी दुकान के अंदर में भी BIS के स्थानिक ऑफिस का पता और वहां का मोबाइल नंबर भी, मतलब वहां का कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्प्ले करना आवश्यक है। यदि किसी ग्राहक को शिकायत होती है तो या तो वो वहां से, नहीं तो BIS के वेबसाइट से लेकर सीधा BIS कार्यालय में अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकता है, या ऑनलाइन का कंप्लेन दर्ज करने की भी सुविधा BIS पोर्टल के ऊपर मौजूद है। ओके सर, आखिरी सवाल हर्षद अजमेरा साहब, अब बहुत ही कम वक्त है, छोटा जवाब दीजिएगा। अगर कोई ज्वेलर अगर किसी ग्राहक को हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेच रहा है, वह ऑथेंटिक है कि नहीं, वो कैसे पता करेगा? उसको कैसे पता चलेगा अगर वो लेमैन है तो? देखिए, जो भी ज्वेलर्स बिक्री करता है कैश मेमो के साथ खरीदे। कैश मेमो के ऊपर में भी वो BIS की साइट लिखी रहेगी कि ये ज्वेलरी कहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन करे। इंडिया के 978 हॉलमार्किंग सेंटर का वो वेबसाइट में नाम पता दिया रहता है। वहां में से कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर में जाके वो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है कि वो ज्वेलरी सही है, गलत है, प्योरिटी सही है कि नहीं है, और वहां से उसको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है।
चलिए, आप तीनों एक्सपर्ट्स ने अहम सुझाव दिए ग्राहकों के लिए कि किस तरह से उन्हें सावधानी बरतनी है, और ये ऑनगोइंग चीज़ें हैं। अगर कानून नया है तो इसे वक्त लगेगा और धीरे धीरे और भी आगे चीज़ें सुधरेंगी। शुक्रिया आशीष पेटे साहब, हर्षद अजमेरा जी और उदय शिंदे साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश में। तो हॉलमार्किंग की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 नाउ स्वदेश के साथ, क्योंकि वहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।